दोस्तों टॉपिक चल रहा अपना मेथड्स ऑफ टीचिंग टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी शिक्षण की विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मुख्य रूप से मेथड्स का अपन देखें तो मेथड्स का वर्गीकरण अपन इस तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से मेथड को अपन पढ़ सकते हैं। एक जो भाग होता है जिसको अपन नाम देते हैं ओल्ड मेथड्स। मेथड वाला जो पार्ट होता है उसको हम दो प्रकार से ऐसे पढ़ सकते हैं। एक भाग होता है जिसको नाम देंगे अपन ओल्ड मेथड्स, और दूसरा जो भाग होता है जिसको नाम देते हैं अपन न्यू मेथड्स। ओल्ड मेथड्स में अपनी दो मेथड आती हैं। एक तो आता है ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जिसको अपन शॉर्ट में जीटी मेथड कहते हैं, और दूसरी आती है डायरेक्ट मेथड। जी वैसे न्यू मेथड्स में तीन मेथड आती हैं। एक डॉक्टर वेस्ट मेथड, डॉक्टर माइकल वेस्ट था, बंगाल में एजुकेशनिस्ट था, शिक्षाविद था, उसी के नाम से मेथड का नाम पड़ा हुआ है डॉक्टर वेस्ट मेथड। दूसरी जो मेथड आती है जिसको अपन बोलेंगे बाइलिंगुअल मेथड। तीसरी जो मेथड आती है जिसको बोलेंगे अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। जी मुख्य रूप से पहले अपन चर्चा करेंगे किसके ऊपर, ओल्ड मेथड्स। और ओल्ड मेथड्स में अपन जाने तो सबसे पुरानी जो मेथड है जिसको अपन क्या बोलते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ ये पॉइंट अपना, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसके बारे में अपन जाने कि इसके अन्य नाम क्या हैं। तो इसी मेथड को अपन बोल सकते हैं अननेचुरल मेथड, इसी को अपन बोल सकते हैं क्लासिकल मेथड, इसी को अपन बोल सकते हैं अनसाइकोलॉजिकल मेथड, इसको बोल सकते हैं अपन पर्शियन मेथड, इसको अपन बोल सकते हैं ओल्डेस्ट मेथड। ये अलग नाम आते हैं इसके। अननेचुरल मेथड और क्लासिकल मेथड, इन दोनों के रिगार्डिंग एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि विच मेथड इज आल्सो नोन बाय अननेचुरल मेथड। तो हम क्या कहेंगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, या फिर विच मेथड इज नोन बाय क्लासिकल मेथड, या विच मेथड इज क्लासिकल मेथड। तो फिर क्या बोलेंगे अपन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। बात करते हैं इसके मेन एक्सपोनेंट्स की। तो इसके मेन एक्सपोनेंट में इसके चार आते हैं। एक था जॉन सीडन स्टीकर, ये व्यक्ति आ गया। मुख्य प्रतिपादक जो हैं इसके कौन कौन से हैं, जॉन सीडन स्टीकर है। वैसे अपन क्या बोल सकते हैं एच.एस. ओलेन, एक बोलेंगे अपन जॉन मेडियनगर, जॉन मेडियनगर, और एक अपन बोलेंगे कार्ल प्लोज। इस तरीके से ये चार व्यक्ति हैं जो क्या इसके मुख्य प्रतिपादक हैं किसके ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जिसके मुख्य रूप से क्या गए चार प्रतिपादक आ गए। अब देखो ये जो मेथड है इसका जो है कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस बट इज द टू फिलोसफिकल बेसिस। इस मेथड के दो दार्शनिक आधार जरूर हैं। दार्शनिक आधारों में अपन चर्चा करें तो एक आता है कि इस मेथड जो है उसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है, और ग्रामर जो होती है वो भाषा की आत्मा होती है, पॉजिटिव पहलू होता है। इन दिस मेथड ग्रामर इज टॉट। इस मेथड में ग्रामर पढ़ाई जाती है एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। और ग्रामर को हम भाषा क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। वैसे क्या है इस मेथड में जो है वो ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, और ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है तो ट्रांसलेशन किस में की जाती है, मदर टंग में, मातृभाषा में। तो इसके बारे में अपन एक बात बोल सकते हैं ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी इजीली लर्नड थ्रू ट्रांसलेशन इनटू मदर टंग। मतलब एक विदेशी भाषा जो है जिसको मातृभाषा में अनुवाद करते हुए अपन पढ़ते हैं तो उनको सीखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है जी, ये इसके बेसिक क्या आते हैं, चर्चा आती है। बेसिक इंट्रोडक्शन अपन बोलें तो अपन कह सकते हैं कि ये मेथड भारत में आई थी, वो किन के साथ आई थी, अंग्रेजों के साथ आई थी। दिस मेथड केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है, इसका कोई मनोवैज्ञानिक आधार नहीं है। ओके, अब देखो अगर इसमें भारत में इसका स्वरूप देखने का अपन जिक्र करें
तो इसका स्वरूप देखने को मिला था इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में देखने को मिला था। क्योंकि अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ था, वो कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, कब होती है? 16वीं शताब्दी में होती है। उसी टाइम पे अंग्रेजों का आगमन सुनिश्चित हुआ था और अंग्रेज राज जो है वो उसकी शुरुआत भी अपन उसी टाइम से मानते हैं। लेकिन ये जो मेथड है वो चर्चा में अगर रहती है, सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है, वो 19वीं शताब्दी में मानी जाती है। ठीक है, तो नीचे आप कहीं जो क्रम अपना चल रहा है उस क्रम में आगे मेंशन कीजिए और अपन मेंशन करेंगे आगे क्या लिखना है कि इट वॉज वेरी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में ये मेथड काफ़ी लोकप्रिय थी। इट वॉज वेरी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। और इसका स्वरूप देखने को मिला था, वो कब मिला था? 16वीं शताब्दी में। 16th सेंचुरी जो है ना उसमें इसका स्वरूप देखने को मिला था और भारत में इसका आगमन होता है वो अंग्रेजी के साथ इसका आगमन होता है और अंग्रेजी का आगमन भारत में 16वीं शताब्दी में माना जाता है। जी दोस्तों, इट वॉज वेरी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी और वो कब थी? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में। आगे देखिए अपन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वाला जो पार्ट है इसमें अपन इसके बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर विशेषताएं क्या क्या हैं। अब देखो विशेषताएं अपन ने पढ़ेंगे तो फिर उसमें गुण और अवगुण दोनों आ जाते हैं। विशेषताओं में अच्छाई भी आते हैं, विशेषताओं में बुराई भी आती है। तो अच्छाई और बुराई दोनों की दोनों चीज़ें हैं अपने साथ के साथ कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है अब इसके अपन देखेंगे प्रिंसिपल्स, किसकी कौन कौन से सिद्धांत हैं। जी ये लाइन मेंशन कर लेना, इट वॉज वेरी पॉपुलर इन 19th सेंचुरी। 19वीं सदी जो है उसमें ये काफ़ी पॉपुलर थी। जी दोस्तों, अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल्स। इसके अपन प्रिंसिपल्स देखें। जी पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर मेंशन करेंगे। विशेषताओं का अपन जिक्र करें या सिद्धांतों का इसका जिक्र करें कि कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डेवलप किया जाता है। तो प्रिंसिपल्स का अपन जिक्र करते हैं, देखो नाम से विदित हो रहा है क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। जी तो नाम से पता चल रहा है तो एक तो ग्रामर पढ़ाई जाती है, इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर और ग्रामर के नियम पढ़ा जाते हैं। कैसे पढ़ा जाते हैं? जिसमें डिडक्टिव अप्रोच लागू होती है। दो पार्ट होते हैं ना, एक तो डिडक्टिव अप्रोच और एक होती है इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच होता है वो अक्सर नियमों से उदाहरण की ओर बढ़ती है और इंडक्टिव अप्रोच जो होता है जिसमें पहले क्या आएगा? उदाहरण आएगा, उसके बाद में फिर क्या आएगा? नियम आएगा। मतलब डिडक्टिव अप्रोच अननोन टू नोन होती है, अननोन टू नोन होती है और इंडक्टिव अप्रोच होती है वो नोन टू अननोन होती है। क्योंकि उदाहरण जो होता है दोस्तों वो ज्ञात होता है, अज्ञात नहीं होता, अज्ञात नियम होता है। रूल जो होता है वो तो क्या होता है? अननोन होता है। एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है? ज्ञात होता है। उदाहरण विशिष्ट होता है, विशिष्ट सामान्य की ओर भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब एक तो इसमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या पढ़ाई जाती है? ग्रामर। तो इसमें क्या है? ऐसा बोल सकते हैं अपन, रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस। आर टॉट इन दिस। इसमें ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस, इसमें ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। अब ग्रामर कैसे पढ़ा जाती है? जिसमें डिडक्टिव अप्रोच लागू होगी या फिर इंडक्टिव अप्रोच लागू होगी? ग्रामर के जो नियम पढ़ाए जाते हैं उसमें डिडक्टिव अप्रोच लागू होगी या फिर इंडक्टिव अप्रोच लागू होगी। तो इसी में अपन मेंशन करना चाहे तो कह सकते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच इज अप्लाइड, इज अप्लाइड। मतलब कौन सी अप्रोच को इसमें लागू किया जाता है? डिडक्टिव अप्रोच को इसमें लागू किया जाता है। और डिडक्टिव अप्रोच अगर आया तो डिडक्टिव का मतलब होता है वो क्या होता है? क्या कहेंगे अपन? एग्जाम्पल टू रूल्स।
नहीं, रूल्स टू एग्जाम्पल। तो डिडक्टिव अप्रोच में क्या क्या आता है देखना, डिडक्टिव अप्रोच उसमें बोल सकते हैं अपन रूल्स टू एग्जाम्पल। रूल्स टू एग्जाम्पल ये बिंदु आता है। जहां भी डिडक्टिव वर्ड अपन को दिखाई दे तो वहां पे समझ जाना पहले क्या आएगा, नियम आएगा, और फिर क्या आएगा, उदाहरण आएगा, या फिर अननोन टू नोन कह सकते हैं, अननोन टू नोन, ठीक है, या फिर एनालिसिस टू सिंथेसिस बोल सकते हैं, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आता है अपना, ठीक है। तो रूल्स टू एग्जाम्पल, जहां भी डिडक्टिव वर्ड अगर आए तो समझ जाओगे ना क्या कि पहले क्या आएगा, नियम, और उसके बाद में फिर क्या आता है, उदाहरण आता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन देखें डिडक्टिव अप्रोच लागू होती है। दूसरी बात, ट्रांसलेशन वर्ड इसमें दे रखा है तो फिर अंडरस्टूड है कि इसमें जो भी विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है, उनको ट्रांसलेट किया जाता है। और किस में ट्रांसलेट किया जाता है, मातृभाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। यानी इट लेज, क्या कह सकते हैं, इट लेज मच एम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेशन, ये अक्सर जोर देती है और अधिक जोर देती है, किसके ऊपर अधिक जोर देती है, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर देती है। या फिर ये कह सकते हैं अपन, ट्रांसलेशन जो होता है ना, जो इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट का मतलब व्याख्या, फॉरेन वर्ड्स इनटू मदर टंग, मतलब विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, ठीक है, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, ठीक है, विदेशी भाषा के शब्दों को ट्रांसलेशन क्या है, व्याख्या करती है, ठीक है, डिटेल जो करती है विदेशी भाषा के शब्दों की वो कौन करती है, ट्रांसलेशन करती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी क्रम में अपन आगे पढ़ें तो क्या बोलोगे, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, फॉरेन फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी का मतलब जानते हैं ना, फ्रेज प्लस लोगोस बना है, ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, शब्द होते हैं या फिर वाक्यांश होते हैं, सॉरी शब्द वाक्यांश होते हैं, उनका जो अध्ययन जिसमें अपन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये अटपटा सा वर्ड लग रहा होगा आपको, फ्रेज के साथ लॉजी वर्ड जुड़ा है, लजी, ठीक है, फ्रेजियोलॉजी। फ्रेजियोलॉजी का मीनिंग होता है, वो क्या होता है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजिज, ठीक है, शब्द होते हैं फिर फ्रेजिज होते हैं, उनका जो अध्ययन होता है, उनका जो विज्ञान होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है जी। तो ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी की अनुवाद जो है वो अक्सर व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है, विदेशी भाषा के शब्दों की व्याख्या करता है। और इसी आधार पर देखें तो विदेशी भाषा के जो शब्द हैं यानी फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज बेस्ट एस्यूमुलेटेड इनटू मदर टंग, यानी विदेशी भाषा के शब्द हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से विदेशी भाषा के जो शब्द हैं वो अक्सर मातृभाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, ठीक है, विदेशी भाषा के शब्द हैं जो मातृभाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। तो लिखना शुरू कीजिए। इसमें पहला पॉइंट अपना वो क्या है, रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस, और ग्रामर पढ़ाई जाती है, अच्छी बात है, तो ग्रामर भाषा क्या होती है, आत्मा होती है, ठीक है। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस, इस मेथड में ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं। दूसरा, डिडक्टिव अप्रोच इज अप्लाइड, डिडक्टिव अप्रोच इज अप्लाइड, और डिडक्टिव अप्रोच का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, जो कौन से सूत्र पे आधारित होती है, फ्रॉम रूल्स टू एग्जाम्पल या अननोन टू नॉन, ठीक है जी। तो डिडक्टिव अप्रोच है, इसके नीचे आप मेंशन कीजिए, डिडक्टिव जहां भी अगर कोई वर्ड आए तो डिडक्टिव निगमन क्या होता है, निगमन, और निगमन जो होता है उसमें क्या होता है, पहले क्या आएगा, नियम आएगा, उसके बाद में फिर क्या आता है, उदाहरण आता है, ठीक है। आगमन में क्या होता है, पहले उदाहरण आता है, ठीक है, उसके बाद में फिर क्या आता है, नियम आता है, यानी नॉन टू अननोन। आगमन जो होता है वो क्या होता है, नॉन टू अननोन होता है जी।
नेक्स्ट है अपना क्या है कि इट लेज मच इम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेशन, ये अक्सर अधिक जोर देती है, वो ट्रांसलेशन के ऊपर देती है, और ट्रांसलेशन भी किस में करती है, इनटू मदर टंग, मातृभाषा में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है जी, इट लेज मच इम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स, दोस्तों इंटरप्रेट का मतलब होता है व्याख्या करना, किसी चीज़ की डिटेल करना, किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, वो क्या कहलाएगा, इंटरप्रेट कहलाएगा। ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, ठीक है, यानी अनुवाद जो है वो अक्सर विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं उनकी क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है। यानी विदेशी भाषा के शब्द जो हैं, ठीक है, विदेशी भाषा के जो शब्द हैं उनकी व्याख्या जो की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है, ट्रांसलेशन के माध्यम से की जाती है। ठीक है जी, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन फ्रेजियोलॉजी, यानी विदेशी भाषा के शब्द हैं उनकी व्याख्या ट्रांसलेशन के माध्यम से संभव है। जी आगे देखते हैं प्रिंसिपल्स जो हैं इसके, इसको आगे बढ़ाएं। तो नेक्स्ट अपन बिंदु देखें, ए फॉरेन फ्रेजियोलॉजी is best assimilated in mother tongue. A foreign phraseology is best assimilated into mother tongue through translation. विदेशी भाषा के जो शब्द हैं बेस्ट एसिमुलेटेड, व्हाट इज द मीन ऑफ एसिमुलेटेड, एसिमुलेटेड का मीन होता है घुल मिल जाना, घुल मिल जाना। ठीक है, एसिमुलेटेड का मीनिंग होता है वो क्या होता है, घुल मिल जाना, मतलब विदेशी भाषा के शब्द जो हैं वो मातृभाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। ए फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज बेस्ट एसिमुलेटेड इनटू मदर टंग थ्रू ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के माध्यम से विदेशी भाषा के शब्द हैं जो मातृभाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। दोस्तों ये क्या है, मान लीजिए क्या है, सेव है, सेव। व्हाट इज दिस, एप्पल, एप्पल को क्या बोलते हैं अपन, सेव। तो बच्चा जानता किसको है, सेव को जानता है, तो इसका मतलब एप्पल क्या होता है, सेव होता है। ठीक है, पोमीग्रेनेट क्या होता है, अनार होता है। कैलीफ्लावर क्या होता है, फूल गोभी होती है। ठीक है, तो वैसे क्या है, बच्चा क्या है कि मातृभाषा को जानता है और प्रत्येक विदेशी भाषा का शब्द उसको मातृभाषा में ट्रांसलेट किया गया, तो फिर दोनों आपस में घुले मिले कि नहीं मिले, घुल मिल गए, अच्छी तरह से दोनों घुल मिल जाते हैं। एक अच्छी बात बताता हूँ दोस्तों इसमें आपको, ठीक है, इसमें शिक्षण की इकाई जो होती है, टीचिंग जो होता है ना, टीचिंग की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो क्या होती है, वर्ड होती है। यानी शिक्षक एक एक शब्द जो है उसको आधार मानते हुए शिक्षण कार्य करवाता है और एक एक शब्द है उसको क्या करता है, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु आता है अपना, शिक्षण की इकाई इसमें क्या होती है, वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस। बिल्कुल सरल भाषा में लिखवा रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, टीचिंग, वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड। इस मेथड में शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, शब्द को मानते हैं। जैसे कोई भी किताब आ गई तो टीचर क्या करता है कि एक एक जो वर्ड है, एक एक जो शब्द है, उस एक एक शब्द को क्या करता है, अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करते हुए जाता है। कौन करेगा ट्रांसलेशन का काम, करता कौन है, टीचर करता है। तो अथॉरिटी कौन हुआ, मुख्य जिसके हाथ में सत्ता है, सर्वोपरि जो है वो कौन है, इसमें शिक्षक है। क्या शिक्षक के बिना इस मेथड के अंतर्गत शिक्षण कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी मुख्य जो रोल है इसका टीचर का है, टीचर सर्वे सर्वा है। ठीक है, टीचर की प्रेजेंस में क्या होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको डेवलप किया जाता है। तो मुख्य कक्षा का सर्वे सर्वा कौन होता है, इसमें शिक्षक होता है। जैसे मैंने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, जैसे ये कोई सेंटेंस लिखा हुआ किसी बुक में,
टीचर अपना टीचिंग उसको डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चों राम मेन नेम ऑफ पर्सन, इज का मतलब है, ए का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा और बॉय का मतलब लड़का। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसी क्रम में प्रत्येक जो पंक्ति है उसमें एक एक शब्द को आधार मानते हुए एक एक शब्द जो है उसको क्या है अपनी मातृभाषा में क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है। तो अपन कह सकते हैं कि शिक्षण की इकाई में हम किसको मानते हैं, वर्ड को मानते हैं। वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग। बेसिक भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड। इस मेथड में शिक्षण की जो बेसिक यूनिट है वो कौन सी है, वर्ड है, ठीक है। शब्द टीचर क्या करता है कि एक एक शब्द को अपनी मातृभाषा में ट्रांसलेट करेगा, इसी क्रम में वो अपना शिक्षण कार्य उसको आगे बढ़ाता है। तो शिक्षण की इकाई, अब देखो मेथड मैंने देखी दो भागों में डिवाइड किया। एक ओल्ड मेथड्स जिसमें दो मेथड हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड। ये दो मेथड जो है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड मेथड्स के नाम से जानते हैं। दूसरी क्या आती है, न्यू मेथड्स आती हैं। न्यू मेथड्स में हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर वेस्ट मेथड, ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड, और एक कहोगे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। ये तीन मेथड्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यू मेथड्स बोलते हैं। क्या कहोगे, न्यू मेथड्स, ठीक है। तो ओल्ड मेथड्स हो या फिर न्यू मेथड्स हो, सिर्फ एक मेथड को छोड़कर, किसको, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, बाकी शेष अन्य जो मेथड होती हैं उसमें शिक्षण की इकाई वर्ड नहीं होता, शिक्षण की इकाई सेंटेंस अथवा फ्रेज होता है। शिक्षण की इकाई वर्ड जो होता है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग वर्ड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी मेथड में होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में होता है। इसके अलावा जितनी भी शिक्षण विधियां होती हैं, ठीक है, उसमें शिक्षण की इकाई सेंटेंस अथवा फ्रेज होता है, न कि वर्ड होता है। पता चला ना, याद रखोगे कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसको अपन जीटी मेथड कहते हैं शॉर्ट में, जीटी मेथड के अलावा जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उसमें शिक्षण की इकाई जो है वो वर्ड नहीं होता, या तो सेंटेंस या फिर फ्रेज। मुख्य रूप से सेंटेंस कहेंगे, सेंटेंस वो क्या होता है, शिक्षण की इकाई होती है, ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग का सही क्रम जो होता है वो क्या होता है, LSRW, या फिर क्या बोलोगे आप, USRW। मतलब यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग, L लिसनिंग, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग, ठीक है ना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसी क्रम में हम भाषा शिक्षण करते हैं, भाषा सीखते हैं। भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, इटालियन, कैसी भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज अगर है और उसका अगर उसका सही क्रम पूछ ले, मनोवैज्ञानिक क्रम कहें या फिर तार्किक क्रम कहें या फिर वैज्ञानिक क्रम कहें, क्लासिकल सीक्वेंस बोल सकते हैं, साइंटिफिक सीक्वेंस बोल सकते हैं, या साइकोलॉजिकल सीक्वेंस बोल सकते हैं, वो क्या होता है, LSRW होता है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो क्या करती है, रीडिंग और राइटिंग जो होती है, ये दो स्किल जो होती हैं उनके ऊपर फोकस करती है, उन पे स्ट्रेस डालती है। एक तो रीडिंग के ऊपर और दूसरा किसके ऊपर, राइटिंग के ऊपर। यानी इसमें जोर जो दिया जाता है वो किसके ऊपर जोर दिया जाता है, रीडिंग और राइटिंग जो है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। और अगर ये पूछे कि पर्टिकुलर एक सिंगल स्किल जो है वो कौन सा है जिसके ऊपर इसमें जोर दिया जाता है, तो इसमें सर्वाधिक जोर जो है वो रीडिंग स्किल के ऊपर दिया जाता है। तो दोस्तों डियर एस्पिरेंट्स, एक पॉइंट कवर हो गया अपना कि इट लेज मोर स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो मेथड है वो अधिक जोर देती है, और किसके ऊपर दे देती है, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर अधिक जोर देती है। रीडिंग और राइटिंग जो उसके ऊपर ज़्यादा जोर देगी, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग जो उसको ऊपर जोर देती है, तो इग्नोर किसको करेगी, LS को। मतलब अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग या फिर लिसनिंग और स्पीकिंग जो होते हैं उसको क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। जोर किसके ऊपर देती है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर जो होती है। तो अपन आगे क्या बोल सकते हैं कि इट लेज मच स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। इट लेज मच स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि ये ज़्यादा जोर देती है, और किसके ऊपर जोर देती है, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर जोर देती है। इट लेज
मच स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, कि ज़्यादा जो जोर देती है वो किसके ऊपर देती है, रीडिंग एंड राइटिंग पे। ठीक है जी। शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, शिक्षण की इकाई इसमें अपन जाने तो वो क्या होती है, वर्ड होती है। दूसरी बात देखना, टीचर क्या होता है इसमें, अथॉरिटी होता है। द टीचर इज अथॉरिटी, मतलब सर्वोपरि इन दिस। द टीचर इज अथॉरिटी इन दिस, कि इसमें शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, सर्व सर्वा होता है। सर्वोपरि जो होता है वो कौन होगा, शिक्षक होगा। किसी भी काम को करने वाला या सर्वोपरि किसको मानते हैं अपन, शिक्षक को मानते हैं, वही सर्व सर्वा होगा। अगर टीचर नहीं है तो विदाउट टीचर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल, शिक्षक के बिना जो है वो शिक्षण है वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टीचर का होना मस्ट होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है दोस्तों जी। द टीचर इज अथॉरिटी इन दिस, इसमें सर्व सर्वा जो है वो कौन होता है, शिक्षक होता है। ठीक है जी, कॉपी कीजिए इसको। ए फॉरेन फ्रेजियोलॉजी इज बेस्ट एसिमुलेटेड इनटू मदर टंग थ्रू ट्रांसलेशन, मतलब विदेशी भाषा के शब्द हैं वो ट्रांसलेशन के माध्यम से मातृभाषा में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस। ठीक है, इसमें शब्द जो होता है वो क्या होता है, शिक्षण की, शब्द जो है वो शिक्षण की क्या होते हैं, इकाई होते हैं। वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस। एक है, इट लेज मच स्ट्रेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, ये सर्वाधिक जोर देती है, और वो जोर किसके ऊपर देती है, रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर जोर देती है। टीचर क्या करे, किसके ऊपर जोर देगा, रीड एंड राइट के ऊपर। और द टीचर इज अथॉरिटी इन दिस, इसमें शिक्षक जो होता है वो क्या होता है, सर्व सर्वा होता है, जिसमें ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं। वो कैसे पढ़ाए जाते हैं, डिडक्टिव अप्रोच के साथ, विद डिडक्टिव अप्रोच के साथ ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं। ओके दोस्तों, कॉपी कीजिए। दूसरी बात क्या है, इसमें पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि मातृभाषा जो है उसको किस में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश है उसको ट्रांसलेट करना मातृभाषा में, और मातृभाषा को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। ये क्या होती है, एक्टिविटी होती है पढ़ाने की। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग अपन जाने तो क्या होती है, ट्रांसलेशन फ्रॉम मदर टंग टू फॉरेन लैंग्वेज टू मदर टंग और मदर टंग टू फॉरेन लैंग्वेज, प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन दिस। जी आगे देखते हैं इसी क्रम में। उतार लिया को आपने, नहीं उतारा तो मैं साइड में होता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको क्रम से लिखते जाना आप। फ्रेजियोलॉजी का मीनिंग आप कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हाट इज द मीन ऑफ फ्रेजियोलॉजी, फ्रेजियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, शब्द होते हैं या फिर जो वाक्यांश होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रेजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज, शब्द और जो फ्रेजेज जो हैं उनका अध्ययन जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रेजियोलॉजी कहेंगे दोस्तों। ठीक है जी। आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज टू मदर टंग। मदर टंग is the process of teaching, is the process of teaching, कि मतलब विदेशी भाषा जो होता है उसको क्या किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। और किस में ट्रांसलेट किया जाए, मदर टंग में ट्रांसलेट किया जाए।
ट्रांसलेशन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज टू मदर टंग, मतलब विदेशी भाषा जो है उसको मातृभाषा में क्या किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए। इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो अक्सर शिक्षण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जो शिक्षण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है ना जी। शिक्षण की इकाई क्या होती है, इसमें वर्ड होती है। वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन दिस मेथड, इस मेथड में शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, वर्ड को मानते हैं। बच्चा जो होता है उसमें रीडिंग हैबिट है वो डेवलप की जाती है, रीडिंग हैबिट अपने आप क्या हो जाती है, इसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, आगे और देखें एक दो बिंदु इसमें, चाहो तो आप ये बात समझ में आएगी ना। या फिर इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ट्रांसलेशन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज टू मदर टंग, वाइस वर्सा, मदर टंग टू फॉरेन लैंग्वेज आर द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। इस प्रकार की क्या होती है, इसमें प्रक्रिया होती है, किसकी, शिक्षण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, वर्ड को मानते हैं जी। आगे अपन देखें तो वोकेबलरी वाला जो पोर्शन होता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो वोकेबलरी वाला जो पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। कारण क्योंकि बिना वोकेबलरी तैयार हुए, बिना शब्दों का अर्थ जाने बगैर कभी भी क्या नहीं हो सकती, ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ठीक है, यानी ट्रांसलेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द नॉलेज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, शब्द जो होते हैं, ठीक है, उसके मीनिंग के बगैर ट्रांसलेशन संभव नहीं है। ट्रांसलेशन कब संभव होगी, जब उसमें जो भी वर्ड आते हैं उनका अपन मातृभाषा में मीनिंग जानते हैं, तभी क्या होगा, उसमें वो संभव हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक तरह से मैं कुछ चीज़ें इसमें छोड़ भी रहा हूँ कि आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देखोगे, उसमें अच्छी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो कह सकते हैं अपन इट नेग्लेक्ट्स, चलो ये तो अवगुण में करवा दूंगा आपको मैं, ऐसे लिख लो, ऐसे बोल सकते हैं कि इट इनहेंसेज स्टूडेंट्स वोकेबलरी, ये अक्सर बढ़ाती है। और क्या बढ़ाती है, विद्यार्थी जो होता है ना उसका जो शब्दकोश होता है, वोकेबलरी है, उसको क्या करती है, बढ़ावा देती है। इट एनहेंसेज स्टूडेंट्स वोकेबलरी, कि विद्यार्थी है उसका जो शब्दकोश है उसको बढ़ावा देने वाली जो अप्रोच है, मेथड है, वो कौन सी है, अपनी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो गाइज इसके प्रिंसिपल्स का अपन जिक्र करें तो क्या क्या कह सकते हैं इसमें प्रिंसिपल्स के रूप में, जिसमें शिक्षण की इकाई हम किसको मानते हैं, वर्ड को मानते हैं। ठीक है, विदेशी भाषा के शब्द जो हैं उनको क्या किया जाता है, मातृभाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर दिया जाता है। ग्रामर के नियम वो पढ़ाए जाते हैं, और कौन सी अप्रोच लागू की जाती है पढ़ाने में, ग्रामर के नियम वो पढ़ाने में कौन सी अप्रोच, डिडक्टिव का मतलब ग्रामर पढ़ाते हैं तो जिसमें पहले नियम पढ़ाए गए, उसके बाद फिर क्या पढ़ाए जाते हैं, एग्जाम्पल पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि रीडिंग और राइटिंग जो उसके ऊपर ये सर्वाधिक फोकस करती है, सर्वाधिक फोकस LSRW अपन देखें तो उसमें सर्वाधिक फोकस ही किसके ऊपर करती है, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस करती है। ठीक है, वैसे अपन देखें तो सर्वा इसमें कौन होता है, शिक्षक होता है, सर्वा शिक्षक। और शिक्षक क्या करता है कि एक एक शब्द को आधार मानते हुए, एक एक वर्ड जो है उसको आधार मानते हुए उसको अपनी मदर टंग है उसमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और किस में से, किताब में। तो किताब हमेशा जरूरी होती है, इसमें महत्वपूर्ण स्थान इसमें किसका होता है, किताब का होता है। जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल है, प्लेस है, वो क्या करती है, प्ले करती है। ठीक है जी। तो एक इसको पॉइंट इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपन, टेक्स्ट बुक occupies an important place. टेक्स्ट बुक occupies an important place, ठीक है, in this method, important place in this method।
इन दिस मेथड। यानी इस मेथड में अपन देखें तो महत्वपूर्ण स्थान जो है वो किसका होता है, किताब का होता है। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड। इस मेथड में महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो किसका होता है, किताब का होता है, टेक्स्ट बुक का होता है। ठीक है ना जी, ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन दिस मेथड जी। तो ये पॉइंट है, नोट करना। और ये भी एग्जाम में पूछा हुआ जी, इन विच मेथड टेक्स्ट बुक इज इम्पोर्टेंट। कौन सी मेथड है जिसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो क्या होता है, किताब होता है, टेक्स्ट बुक होता है। तो कौन सी मेथड का नाम लोगे आप, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, जिसमें महत्वपूर्ण रोल जो होता है टेक्स्ट बुक का। दूसरी बात, सर्वे सर्वा जो होता है, अथॉरिटी होता है वो कौन होता है, शिक्षक होता है। क्या होगा, टीचर होगा। टीचर इज अथॉरिटी इन विच मेथड, तो क्या होगा, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। वर्ड इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इन विच मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है जी। विदेशी भाषा के शब्द हैं वो अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, कौन सी मेथड में घुल मिल जाते हैं, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो प्रिंसिपल जो है वो मुख्य रूप से यही है अपने। ठीक है, कोई चीज़ें ऐसी थी जो डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों में आने वाली थी, जिसको अपन एक साथ प्रिंसिपल्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विशेषताओं में लिख सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा बोरिंग सा लगता है वो अपन को, मज़ेदार नहीं लगता। तो अब आगे अपन देखेंगे इसके गुण और अवगुण, कि क्या क्या इसके एडवांटेज हैं और दूसरी बात क्या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं जी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट कॉपी कर लिया ना अपने। टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाइज, ऑक्यूपाई का मतलब होता है रखना। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट प्लेस, ठीक है, इन दिस मेथड, इस विधि में महत्वपूर्ण स्थान जो रखता है वो कौन रखता है, टेक्स्ट बुक रखता है, किताब रखता है। ठीक है जी जी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें एडवांटेज के बारे में देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या हैं, क्या क्या गुण है इसके, एडवांटेज अपन जाने वो देखते हैं। तो आगे अपन लिखेंगे ये जो मेथड है इसके एडवांटेज। एडवांटेज जी। एडवांटेज अपन देखें तो एक तो देखो, ये ग्रामीण जो क्षेत्र होता है, रूरल जो एरिया होता है, रूरल जो एरिया होता है उसके लिए काफ़ी उपयोगी विधि होती है। ऐसे हमारी धारणा होती है कि ग्रामीण अंचल के बच्चे होते हैं अक्सर वो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में लिखने में अगर सक्षम नहीं होते, और इसमें क्या है कि विदेशी शब्दावली जो होती है, विदेशी भाषा के जो शब्द होते हैं उनको अक्सर ट्रांसलेट करते हैं, पर किस में करते हैं, मदर टंग में करते हैं, मातृभाषा में करते हैं। ठीक है, जिससे शिक्षण जो है उसमें बच्चा, हर स्तर का बच्चा होता है वो बढ़ चढ़ कर रुचि ले सकता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट बिंदु इसमें देखें, लाभ में अपन देखें, मतलब ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूजफुल फॉर रूरल एरिया, ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके लिए इसको हम क्या मानते हैं, उपयोगी मानते हैं। तो पहला अपन बिंदु देखें, क्या कहोगे, इट इज यूजफुल फॉर रूरल एरिया। ग्रामीण जो क्षेत्र है उसके लिए अक्सर ये क्या मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। रूरल का मतलब ग्रामीण होता है और अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी होता है। दोस्तों ज्ञान की कमी गांव में नहीं होती, सच्चा ज्ञान अपन देखते हैं रियल में वो गांव में ही मिलता है। चौधरी चरण सिंह ने एक बात कही थी ना कि देश की खुशहाली का रास्ता देश के गांव में से गुजरता है। सच्ची बात है, सच्ची प्रतिभा अपन को कहाँ मिलती है, गांव में मिलती है। लेकिन शहर के जो लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल एंड कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो थोड़ा सा इंप्रेसिव होता है कंपेयर टू रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अर्बन क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनका जो कम्युनिकेशन होता है, बोलचाल जो होता है, थोड़ा सा बोलें, ठीक है, तो शब्दों का थोड़ा सटीक तरीके से वो यूज करना जानते हैं, वो तो करते हैं, ठीक है। और दूसरी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी उनकी तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी ठीक होती है। बाकी सच्ची प्रतिभा अपन को कहाँ मिलती है, गाँव में मिलती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है वहाँ पर थोड़ा एनवायरनमेंट का अभाव होता है।
ग्रामीण जो अंचल होता है, ठीक है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग होते हैं वो प्रॉपर वे में एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते, वो अपनी संस्कृति का फॉलो करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बाकी जानते सब कुछ हैं। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बिंदु बात बताऊं दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी मेथड में जहां रीडिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, किसके ऊपर जोर दिया जाता है? रीडिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। तो रीडिंग के ऊपर अगर जोर दिया जाता है तो रीडिंग के ऊपर कहीं भी जोर दिया जाएगा तो उस रीडिंग के फायदे देखना आप क्या क्या होता है, ध्यान से समझा दूं पहले आपको इसको मैं। जी, किसी भी मेथड में अगर रीडिंग के ऊपर अगर जोर दिया जाता है तो फिर उसके फायदे देखना। एक तो वो शिक्षण विधि जो होती है वो उपयोगी होती है, किसके लिए? ओवर क्राउडेड क्लासरूम के लिए। भीड़ भाड़ वाली जो कक्षा होगी ना, भीड़ भाड़ वाली कक्षा जो उसके लिए उपयोगी विधि होगी, जिसमें जोर किसके ऊपर दिया जाता है? रीडिंग के ऊपर। वजह क्या है? टीचर क्या करता है? रीडिंग तो कर रहा होता है, ट्रांसलेशन कर रहा होता है, रीडिंग कर रहा होता है। तो रीडिंग अगर करता है तो उसके सामने सिर्फ उसने ध्वनि का ही तो विस्तार करना है। बच्चा चाहे 2 बैठे हैं, चाहे 200 बैठे हैं, चाहे 2000 बैठे हैं, क्या कोई फर्क पड़ने वाली बात है? भाई उसको इंटरेक्शन तो करना ही नहीं है बच्चों के बीच में, ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है? रीडिंग करवानी है। और रीडिंग अगर करवानी है तो फिर उसमें चाहे बच्चे कितने बैठे हो, यानी कक्षा जो हो उसके आकार में कितनी भी क्यों वो बड़ी क्यों ना हो, ठीक है, कितनी भी आकार में बड़ी कक्षा क्यों ना हो, वो शिक्षण विधि उसके लिए अक्सर क्या होती है? उपयोगी होती है, ठीक है ना जी। मतलब ओवर क्राउडेड क्लासरूम जो होती है, भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं जो होती हैं, उनके लिए उपयोगी विधि होगी। वो कौन सी होगी? जिसमें जोर किसके ऊपर दिया जाता है? रीडिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। रीडिंग बच्चा अगर करता है तो उसमें कोई टिपिकल वर्ड आते हैं, कोई ना कोई कठिन वर्ड आएगा। सच बात है कि नहीं है? रीडिंग अगर करता है कोई ना कोई कठिन वर्ड आएगा। कठिन वर्ड अगर आता है तो फिर बच्चा क्या करेगा? कठिन वर्ड का अर्थ जानने की कोशिश करेगा। कोई भी डिक्शनरी वगैरह है, शिक्षक के माध्यम से देखे, कोई भी सोर्स के माध्यम से उसका अर्थ जानने की कोशिश करेगा। और अर्थ जानने की कोशिश करेगा तो फिर नो डाउट बच्चे में वर्ड पावर है, वोकेबुलरी है, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। रीडिंग के ऊपर अगर फोकस करता है तो फिर रीडिंग बच्चे में रीडिंग एबिलिटी, पढ़ने की योग्यता वो डेवलप होगी कि नहीं होगी? डेवलप होगी, श्योर एंड सर्टेन है वो, ठीक है जी। दूसरा क्या है? बच्चे की वोकेबुलरी है, अर्थ जानने की कोशिश करेगा तो शब्दों का अर्थ अगर जानेगा तो एक एक शब्द उसके माइंड में तैयार होता जाएगा, तो बच्चे की वोकेब पावर वो क्या होगी? स्ट्रांग होगी। और अक्सर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी बच्चे में जो डेवलप होती है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी अगर बच्चे में डेवलप होती है, वो किससे होती है? वोकेबुलरी से होती है। शब्दों का ज्ञान बच्चे को अगर होता है, उसका प्रॉपर कंटेक्स्ट में यूज कैसे होता है, ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है शब्दों के बारे में, वोकेबुलरी के बारे में बच्चे को अगर नॉलेज होता है तो फिर नो डाउट बच्चे में कॉम्प्रिहेंसिव, बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो है, अवबोधात्मक जो योग्यता है, वो श्योरली एंड सर्टेनली क्या होगी? विकसित होगी। जो क्या हो जाएगी? विकसित हो जाएगी। तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम के लिए उपयोगी विधि कह सकते हैं, जिससे वो बच्चे की क्या करती है? रीडिंग एबिलिटी डेवलप करती है, ठीक है। वोकेबुलरी बच्चे की वो भी क्या है? डेवलप होती है। बच्चे में कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी होती है, अवबोधात्मक जो योग्यता होती है वो भी बच्चे की क्या होती है? डेवलप होती है। किससे होती है? रीडिंग एबिलिटी से होती है। किससे? सॉरी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। लेकिन एक बात जरूर है, अगर रीडिंग जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के ऊपर सर्वाधिक जोर दिया जाता है तो उसकी अच्छाइयाँ तो आप जान चुके, कौन कौन सी? भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के लिए उपयोगी। दूसरी बात, बच्चे में जो रीडिंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है। तीसरी बात, बच्चे का जो शब्दकोश भंडार है, वोकेबुलरी है, वो डेवलप होती है। और चौथी बात, एक कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी जो होती है बच्चे में, ठीक है, अवबोधात्मक जो योग्यता होती है बच्चे में, वो भी क्या होती है? डेवलप होती है। ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं, किससे होती हैं? रीडिंग के ऊपर जोर देने से डेवलप होती हैं। जहाँ रीडिंग के ऊपर जोर दिया जाता है उनसे क्या ही चीज़ें डेवलप होंगी। तो आगे देखो दोस्तों, बात करें अपन रूरल एरिया, ठीक है जी। तो इसी में सेकंड पॉइंट है वो भी मेंशन कीजिए आप, लिखो, इट इज यूजफुल फॉर, इट इज
यूजफुल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम। ओवर क्राउडेड क्लासरूम। किताब की भाषा बड़ी खतरनाक मिलेगी आपको, बहुत आप डरोगे, ठीक है। बिल्कुल सरलतम रूप से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए वो भी बाहर नहीं जाए, और बिल्कुल सरलतम रूप से इन चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब किया है, समझाया आपको। फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम, भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं जो होती हैं उनके लिए उपयोगी विधि है वो कौन सी है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन, ये इसकी अच्छी बात होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं, ये बच्चे की जो वोकेबलरी है उसको बढ़ावा देती है, ठीक है। इट इनहेंसेज, अक्सर ये बढ़ाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स वोकेबलरी, स्टूडेंट्स वोकेबलरी। बच्चे जो हैं उनका जो शब्दकोश होता है, शब्दकोश भंडार जो है उसको डेवलप करने वाली जो विधि है वो कौन सी है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, यानी इट इनहेंसेज स्टूडेंट्स वोकेबलरी। बच्चा जो है उसके जो शब्दकोश भंडार जो होता है उसको क्या मिलता है? इसमें बढ़ावा मिलता है, ठीक है। या इट इंक्रीजेज भी कह सकते हैं, इंक्रीजेज, ठीक है जी, इट इंक्रीजेज ऐसे बोल सकते हो आप, स्टूडेंट्स वोकेबलरी, राइट। तीसरा बिंदु अपन जाने इसमें तो क्या कह सकते हैं? इट डेवलप्स, ये विकसित करती है, रीडिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर, द रीडिंग एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, कि बच्चे जो होते हैं ना, अधिगमकर्ता जो होते हैं, उनकी जो रीडिंग एबिलिटी होती है, ठीक है, पढ़ने की जो योग्यता होती है उसको अक्सर ये क्या करती है? विकसित करती है, डेवलप्स जी। नेक्स्ट अपन देखें तो अपन ये भी कह सकते हैं इससे बच्चे में जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी होती है, समझने की जो शक्ति होती है बच्चा, ठीक है, समझने की जो शक्ति होती है बच्चे में, वो भी श्योरली एंड सर्टेनली क्या होनी है? डेवलप होनी है। तो क्या कह सकते हैं? इट कल्टिवेट्स, कल्टिवेट का मतलब विकसित करना होता है। दोस्तों जहाँ भी विकसित करने का अर्थ में अगर शब्द काम में लेते हैं तो एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है कि वर्ड चेंज करता रहता है, ठीक है। कल्टिवेट वर्ड दे दे, कल्टिवेट, कल्टिवेट का मीनिंग होता है वो भी क्या होता है? विकसित करना होता है। प्रमोट का मीनिंग मतलब जो होता है वो भी क्या होता है? विकसित करना होता है। सिंपल सा वर्ड आता है डेवलप, इसका मीनिंग भी क्या होता है? विकसित करना होता है। इनहेंस का मीनिंग जो होता है वो भी क्या होता है? विकसित करना होता है। और इनेबल का मतलब होता है वो भी क्या होता है? विकसित करना होता है। ये सारे वर्ड लिखे मैंने, 4-5 जो भी शब्द लिखे, ये सब क्या है? इनका मीनिंग होता है वो क्या होता है? विकसित करना ही होता है। वी कैन से इनेबल, इनेबल का मतलब अनेबल नहीं है दोस्तों, अनेबल का मतलब अयोग्य होता है, एडजेक्टिव होता है। ये इनेबल एक वर्ब होती है, और इनेबल का मतलब होता है विकसित करना, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना। तो कल्टिवेट, कल्टिवेट कह सकते हैं, ठीक है, प्रमोट बोल सकते हैं, डेवलप कह सकते हैं, इनहेंस बोल सकते हैं, ये इनेबल कर सकते हैं। कहीं साइड में मेंशन करो इसको। विकसित करना के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली कौन कौन से आते हैं? कल्टिवेट, ठीक है, कल्टिवेट, ठीक है, प्रमोट कह सकते हैं, डेवलप कहेंगे, ठीक है, इनहेंस बोलेंगे, और एक इनेबल। इन सब का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है? विकसित करना होता है। कल्टिवेट, प्रमोट, डेवलप, इनहेंस और इनेबल, सभी का मीनिंग क्या होता है? विकसित करना। जी दोस्तों, अब आगे अपन जाने इसमें इन सब का मीनिंग क्या होता है? विकसित करना होता है। आगे इसमें अपन जाने इंक्रीज वाला, आपको पता ही, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, डिक्रीज का मतलब घटाना होता है। तो क्या बताया मैंने आपको? बच्चे में जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है, समझने की जो योग्यता है, उसको विकसित करती है, उसको बढ़ावा देती है, वो कौन सी मेथड देती है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड देती है, ठीक है जी। तो क्या है? इट, क्या कहोगे? इट कल्टिवेट्स, ये विकसित करती है, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी comprehensive ability of the learner, comprehensive ability of the learner। अधिगमकर्ता जो होता है उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है
वो डेवलप करती है, वो कौन सी मेथड करती है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। ऑफ द लर्नर, कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर। ठीक है जी दोस्तों। आगे ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयोगी कह सकते हैं, भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं जो उनके लिए उपयोगी, ये सब इनके क्या हैं? मेरिट्स हैं। ठीक है, गुण हैं किसके? जीटी मेथड के। वैसे अपन क्या बोलेंगे? जो स्टूडेंट की वोकेबुलरी को बढ़ाती है, ठीक है, बच्चा जो होता है उसमें रीडिंग एबिलिटी डेवलप होती है और कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी क्या है? डेवलप होती है। वैसे इसमें ट्रांसलेशन के ऊपर जोर भी दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, और ट्रांसलेशन के ऊपर अगर जोर दिया जाता है तो ट्रांसलेशन से बच्चा जो है उसमें ट्रांसलेशन हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। ट्रांसलेशन हैबिट है वो क्या होती है? डेवलप होती है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि इट इनेबल्स, इसी क्रम में आगे अपन बढ़ें तो क्या बोलेंगे? इट इनेबल्स, ये अक्सर विकसित करती है। ठीक है, क्या? ट्रांसलेशन हैबिट, ट्रांसलेशन हैबिट इन द लर्नर्स, इन द लर्नर्स। ठीक है, अधिगमकर्ता जो होते हैं ना उसमें अक्सर क्या है कि ट्रांसलेशन की जो हैबिट है या द हैबिट ऑफ ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन हैबिट बोलते हैं इन द लर्नर्स। अधिगमकर्ता जो होते हैं उनमें ट्रांसलेशन की हैबिट है उसको क्या करती है? विकसित करती है, इनेबल करती है। ठीक है जी। और अपन देखें इसकी विशेषताएं तो इसमें रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट एंड ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। इसमें क्या है? ग्रामर के नियम पढ़ाए जाते हैं और ग्रामर जो होती है वो क्या होती है? भाषा की आत्मा होती है। ठीक है दोस्तों जी। तो यहाँ तो कॉपी कीजिए, फिर और देखते हैं अपन। ग्रामर क्या होती है? भाषा की आत्मा, सोल ऑफ लैंग्वेज, और वही ग्रामर इसमें पढ़ाई जाती है। तो बड़े इसी क्रम में एडवांटेज है, इसी में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके एडवांटेज बड़ा बिंदु है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो ग्रामर के नियम इसमें पढ़ाए जाते हैं। रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस, इसमें ग्रामर के नियम पढ़ाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है जी। आगे देखो, रूल्स ऑफ ग्रामर आर टॉट इन दिस। इसमें अपन देखें तो ग्रामर के नियम वो पढ़ाए जाते हैं और ग्रामर जो होती है वो क्या होती है? भाषा की आत्मा होती है। भाषा की आत्मा हम किसको मानते हैं? ग्रामर को मानते हैं। आर टॉट इन दिस। नेक्स्ट बिंदु अपन देखें तो हम क्या कह सकते हैं? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? ऑडियो विजुअल एड्स। और अगर किसी भी शिक्षण विधि जो है उसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग अगर नहीं होता तो एक बात हमेशा रखना, याद रखना, क्या? कि वो हमेशा सस्ती पड़ती है, इकोनॉमिकल। सस्ती क्यों पड़ती है? क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री जो होती है वो खरीदने में महंगी पड़ती है। और इसमें तो टीचर को करना क्या है? सिर्फ मातृभाषा में ट्रांसलेट करना है उसको। रीडिंग एबिलिटी है वो, रीडिंग जो है ना, रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो उसमें चाहिए क्या? स्टूडेंट, टीचर और टेक्स्ट बुक, ये चीज़ चाहिए। इसमें किसी प्रकार के अन्य ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता नहीं होती और अन्य ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से ये जो मेथड है अक्सर क्या होती है? इकोनॉमिकल होती है। क्या होती है? इकोनॉमिकल होती है जी। क्या बोलोगे? इट इज इकोनॉमिकल। ये क्या है? सस्ती पड़ती है। और सस्ती पड़ने की वजह क्या है? इकोनॉमिकल। सस्ती क्यों है? बिकॉज a lot of audio visual ads, a lot of audio visual ads
एड्स आर यूज्ड इन दिस। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनकी अधिकता होती है, ठीक है। बहुत से ऑडियो विजुअल एड्स हैं जिनका प्रयोग इसमें आर नॉट यूज्ड इन दिस, सॉरी आर नॉट यूज्ड इन दिस, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं होता, इस वजह से क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है, ठीक है जी। इट्स कंज्यूम्स, ये अक्सर क्या करती है, कंज्यूम करती है द लेबर, टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर। शिक्षक जो है उसका लेबर बोल सकते हैं, श्रम बोल सकते हैं, ठीक है, एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, टाइम जो है वो अक्सर उसको क्या करती है, कंज्यूम करती है, ठीक है। कंज्यूम की बजाय सेव करें तो बेहतर रहेगा, सॉरी सेव, बचाती है, क्योंकि टीचर को जोर क्या आता है, किसी प्रकार की नई टेक्निक का तो प्रयोग करना है ही नहीं टीचर को वही है, कला कक्षा में आया और कक्षा में आके किताब ली और पढ़ाना, मतलब रीडिंग करनी क्या कर दी, शुरू कर दी। प्रत्येक रीडिंग जो है उस पार्ट को क्या कर दिया, उसने अपनी मदर टंग उसमें ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये काम होता है शिक्षक का। तो इट सेव्स, ये बचाती है द लेबर, टाइम एंड एनर्जी ऑफ द टीचर, शिक्षक की लेबर, श्रम, मेहनत, ठीक है, समय और ऊर्जा बचाती है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से क्या आते हैं, इसकी गुण आते हैं, लाभ आते हैं किसके, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के, ठीक है जी। तो मुख्य जो लाभ हैं, मुख्य लाभ में एक तो क्या है, ये सस्ती पड़ती है, दूसरी बात इसमें ग्रामर के नियम पढ़े जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात जो है इम्पोर्टेंट अपन देखें, जो लाभ वाला जो बिंदु आता है इसमें कि बच्चे की जो वोकेबलरी पार्ट है, वोकेबलरी जो है, ठीक है, शब्द को उस भंडार है उसको क्या करती है, डेवलप। और चौथा पॉइंट ये याद रखना, ये ओवर क्राउडेड क्लासरूम जो होता है, भीड़ भाड़ वाली जो कक्षाएं जो होती हैं उनके लिए क्या होती है, उपयोगी होती है, ठीक है जी फ्रेंड्स। आगे अपन देखते हैं इसके डिसएडवांटेज, कॉपी किया इसको, आगे अपन देखेंगे इसके डिसएडवांटेज कि इसके अवगुण क्या क्या हो सकते हैं, इसकी बुराइयां क्या क्या है, उसके बारे में अपन को चर्चा करनी है। डिसएडवांटेज जी, डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, नुकसान क्या क्या है। तो एक तो देखो दोस्तों, रीडिंग एबिलिटी अपन डेवलप करते हैं तो उससे शिक्षण की जो नेचुरलिटी होती है, शिक्षण की जो वास्तविकता होती है वो गायब हो जाती है। टीचिंग में जो लिवलीनेस होता है, नेचुरलिटी, वो गायब हो जाती है। बच्चे में एक बुराई डेवलप होती है, और वो कौन सी बुराई डेवलप होती है, क्रेमिंग हैबिट्स, मतलब रटंत प्रवृत्ति। बच्चा रटंत प्रवृत्ति में विश्वास करने लग जाता है, मूल जो अपना शिक्षण जो होता है उसका जो ध्येय होता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है बिंदु। शिक्षक जो है वो क्या करता है, स्टूडेंट जो है वो क्या है, क्रेमिंग हैबिट है वो बच्चे में क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। क्रेमिंग हैबिट है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अवगुणों का अपन जिक्र करें तो क्या है कि इट डेवलप्स, ये अक्सर क्या करता है, विकसित करती है। क्रेमिंग हैबिट्स, क्रेमिंग हैबिट्स इन द लर्नर्स, इन द लर्नर्स। अधिगम करता जो है ना, उसमें रटंत प्रवृत्ति को जो बढ़ावा मिलता है वो कौन सी मेथड से मिलता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन से मिलता है, क्योंकि इसमें लिवलीनेस नहीं होती, बच्चा क्या होता है वो है। दूसरी बात, इसी के अपन देखें तो इसमें बच्चा जो होता है ना वो अक्सर क्या हो जाता है, पढ़ने में निष्क्रिय हो जाता है, ठीक है, पैसिव लर्नर। द स्टूडेंट्स आर पैसिव लर्नर, ठीक है, स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स कह सकते हैं। मतलब बच्चा जो होता है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। सर्वे सर्वा कौन होता है, शिक्षक होता है। टीचर है वो क्या है, अथॉरिटी है, तो फिर बच्चा अपने आप क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, ठीक है। रटंत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है, बच्चा रटना शुरू कर देता है। तो क्या कह सकते हैं अपन इसको, द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स,
द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स, कि विद्यार्थी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, पैसिव लिसनर का मतलब क्या हुआ, निष्क्रिय। विद्यार्थी क्या होते हैं इसमें, निष्क्रिय होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं, ठीक है, क्योंकि रटन प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, सर्वे सर्वा कौन होता है, शिक्षक होता है, तो इस वजह से ये क्या है, विद्यार्थी हम क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, इसकी बुराई अपन जाने तो अपन ये कह सकते हैं कि इट इग्नोर्स, ये अक्सर इग्नोर करती है, या फिर इग्नोर के लिए अपन एक वर्ड और काम में ले सकते हैं, नेग्लेक्ट्स भी कह सकते हैं, नेग्लेक्ट करना या फिर इग्नोर करना। तो लैंग्वेज लर्निंग का सही क्रम क्या बताया था, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये अक्सर सीक्वेंस होती है किसकी, लैंग्वेज लर्निंग की क्या होती है, सीक्वेंस होती है। तो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है वो अक्सर क्या करती है, रीडिंग और राइटिंग जो है उसके ऊपर मच एम्फेसाइज करती है, अधिक जोर देती है, तो ये इग्नोर करती है, वो किसको करती है, किसको, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को। और लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो उसको इग्नोर करती है, इस वजह से इसको अपन बोल सकते हैं इट इज नॉट साइकोलॉजिकल मेथड, ये क्या नहीं है, साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। तो इट इग्नोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल जो है उसको क्या करती है, इग्नोर करती है। सो इट इज नॉट साइकोलॉजिकल, इसी वजह से इसको अपन बोल सकते हैं ये क्या नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। सो इट इज नॉट साइकोलॉजिकल मेथड, इस वजह से इसको बोल सकते हैं कि ये मेथड क्या नहीं है, साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है, क्योंकि ये इग्नोर करती है, किसको इग्नोर करती है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग को इग्नोर करती है। जी आगे देखिए, आगे देखते हैं। तो इग्नोर करती किसको, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल को इग्नोर करती है, तो इस वजह से अपन ये बोल सकते हैं क्या है, ये साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। वी कैन से दिस मेथड इज नॉट साइकोलॉजिकल, ये मेथड क्या नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे अपन जाने नेक्स्ट जो इसके डिसएडवांटेज हैं, कॉपी किया, इंपॉर्टेंट है वो क्या है इसमें, इट डेवलप्स क्रेमिंग हैबिट्स इन द लर्नर्स, कि अधिगमकर्ता जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं उनमें क्या ये क्रेमिंग हैबिट को डेवलप करती है। बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं इसमें, पैसिव लिसनर्स होते हैं। पैसिव लिसनर्स क्यों होते हैं कि सर्वाधिक जोर किसके ऊपर देती है, रीडिंग के ऊपर देती है, सर्वाधिक जोर है वो किसके ऊपर देती है, ट्रांसलेशन के ऊपर जोर देती है। दूसरी बात क्या है कि ये साइकोलॉजिकल मेथड क्यों नहीं है, साइकोलॉजिकल मेथड क्यों नहीं है, उसके पीछे वजह है वो क्या है कि अक्सर क्या है कि लैंग्वेज लर्निंग का सही क्रम LSRW है, जिसमें दो स्किल होते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग, जिसके ऊपर ये फोकस करती है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग को क्या करती है, इग्नोर करती है। इस वजह से अपन ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, या फिर इट इज नॉट साइकोलॉजिकल मेथड। ओके दोस्तों, आगे अपन चलते हैं इसके डिसएडवांटेज में। कॉपी करो इसको जल्दी से जल्दी। दूसरी बात इसमें देखना, ये मेथड अक्सर बोरिंग है, अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग है। और अनइंटरेस्टिंग और बोरिंग होने की वजह जो है वो क्या है, क्योंकि इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं किया जाता। और दोस्तों किसी भी शिक्षण विधि में ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग अगर नहीं होता तो फिर नो डाउट वो इकोनॉमिकल तो होती है, सस्ती तो पड़ती है, लेकिन अधिगमकर्ता जो होते हैं उसके लिए अक्सर क्या होती है, वो बोरिंग होती है। अधिगमकर्ता उसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं ले पाता। ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट इज अनइंटरेस्टिंग, इट इज अनइंटरेस्टिंग एंड बोरिंग। ये अक्सर क्या है, अनइंटरेस्टिंग है और बोरिंग है। क्यों है, बिकॉज, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट यूज्ड इन दिस।
किसमें ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से ये क्या है, अनइंटरेस्टिंग है और ये क्या है, बोरिंग है, कि इसमें किसी प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग नहीं होता। दूसरी बात क्या है, ये अननेचुरल है, और अननेचुरल होने की वजह क्या है इसमें कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो स्किल जो हैं, ठीक है, उनको इग्नोर किया जाता है, सेम वेटेज इनके ऊपर नहीं दिया जाता। तो इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि इट इज अननेचुरल, इट इज अननेचुरल मेथड, अननेचुरल, इट इज अननेचुरल मेथड, मेथड अननेचुरल मेथड है, क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट पे, इट डज नॉट पे, इट डज नॉट पे इक्वल अटेंशन, इक्वल अटेंशन ऑन लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स। तो अननेचुरल होने की वजह अपन देखें, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को दोस्तों मैंने अलग अलग नाम बताया था, अनसाइकोलॉजिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है। वैसे अपन क्या बोल सकते हैं, क्लासिकल मेथड, वैसे अपन क्या बोल सकते हैं, अननेचुरल मेथड कह सकते हैं। और ये अननेचुरल है, और अननेचुरल होने की वजह जो वो क्या है कि इसमें जो LSRW जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं उनके ऊपर इक्वल अटेंशन पे नहीं किया जाता, मतलब बराबर वेटेज इनको नहीं दिया जाता। सर्वाधिक जो वेटेज है, फिर सर्वाधिक जोर है वो किसके ऊपर दिया जाता है, किसके ऊपर देते हैं अपन, रीडिंग एंड राइटिंग। और सबसे ज़्यादा रीडिंग एंड राइटिंग में भी अगर आप फोकस करके पूछ ले कि इसमें सर्वाधिक अटेंशन जो है, सर्वाधिक जोर किसके ऊपर दिया जाता है, तो वो किसके ऊपर दिया जाता है, रीडिंग के ऊपर दिया जाता है, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, इसकी बुराइयां अपन देखें तो इसमें एक बिंदु अपन देखें तो ये जो मेथड है वो अक्सर क्या है कि शब्दों का जो सही उच्चारण है वो नहीं सिखाती, इट डज नॉट टीच, ये नहीं सिखाती द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, the correct pronunciation of the words, शब्दों का जो सही उच्चारण, क्योंकि शब्दों के उच्चारण के ऊपर तो जोर देगी कहाँ से, ये स्पीकिंग स्किल उसको क्या करती है, इग्नोर करती है। स्पीकिंग स्किल उसको क्या करती है, इग्नोर करती है। और स्पीकिंग स्किल को अगर इग्नोर करेगी तो फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कहाँ से सीख पाओगे आप, नहीं सीख पाओगे। तो ये बिल्कुल सही उच्चारण नहीं सिखाती। इट डज नॉट टीच द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, शब्दों का सही उच्चारण सिखाने का काम कौन सी मेथड नहीं करती है, अपनी ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। तो दोस्तों ये मुख्य रूप से क्या है, इसकी बुराइयाँ हैं, किसकी, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड की जी। ओके, तो आज के लाइव सेशन में इतना ही है। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के बारे में पूरे एनालिसिस बताया है मैंने, ठीक है। और वो भी पूरा एनालिसिस आपको बताया है, वो बिल्कुल सरल भाषा में, स्पष्ट भाषा में बताया है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की समस्या न आए। इसके रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम हो चुके हैं, कोई भी एग्जाम है, ग्रेड 2 है, ठीक है, रीट है, या फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर है, या फिर अन्य कोई राज्य हैं जिनकी शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई परीक्षा अगर हो और उसमें जो भी प्रश्न पूछे हों और मेथड से, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो फिर नो डाउट इससे बाहर जाने वाले कोई बिंदु नहीं है। एक बार आप पेपर जरूर देखना, ठीक है, पेपर जो है वो जरूर देखना, फिर मेंशन करना कि सर ने जो मैटर कराया, विषय वस्तु करवाया, क्या अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न करवाया है। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि हर IQ लेवल का बच्चा जो है वो इसको ईजी वे में समझ पाए, ठीक है। तो आज का लाइव सेशन यही संपन्न होता है। सभी अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।